देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। तैयार हो जाइए जून सीरीज के एक्शन के लिए। आज भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी दिन बेहद बड़ा। जीडीपी के नंबर्स आएंगे, नतीजों का सीजन फुल फ्लेज, और कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे दिग्गज और मिड कैप कंपनियों के नतीजों पर आज होगा एक्शन, और वायदा कारोबार में 14 नई कंपनियां आज जुड़ती हुई दिखेगी। तो फुल फ्लेज एक्शन है और ग्लोबल मार्केट भी इस बीच काफी वोलेटाइल। क्या हो ऐसे में आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और कल हमने देखा 8,300 का स्तर जरूर डिफेंड हुआ, निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कल। लेकिन आप देखिए सारा जो इवेंट्स हैं वो बड़े इवेंट्स हैं जो इस सीरीज में आने वाले हैं, आरबीआई, एफओएमसी, मॉनसून, और इसके ऊपर ही दरअसल इस सीरीज का निर्भर रहेगा। लेकिन यूएस से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और खास तौर पर चाइना जिसने कल बाजार का मूड बिगाड़ा था, वहां से किस तरह का एक्शन है। चलिए इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ बर्थडे बॉय आशीष जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आशीष का जन्मदिन भी है। आशीष, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। लेकिन आपसे ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट से पहले जानना चाहूंगा, ये बताइए अगर आपको जन्मदिन की पार्टी देनी है तो कौन सा ग्लोबल मार्केट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? थैंक यू हेमंत। जन्मदिन की पार्टी तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स पे नहीं। आज शाम को जब 3:30 बजे हम लोग चाय पियेंगे तो उसके साथ बिस्किट्स भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो चाय पर चर्चा पे पार्टी हो जाएगी साथ साथ। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, थोड़े से सबड्यूड, थोड़े से कमजोर ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। अमेरिकन मार्केट में फ्लैट से 1/4% के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा था। वीकिश ट्रेंड्स थे, और ध्यान रखें ऑल्टरनेटिव मूव्स देखने को मिल रहे हैं। एक दिन तेजी, एक दिन मंदी का है। कल परसों आपको याद होगा तेजी का दिन था, तो कल थोड़ा सा दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। क्यों कल प्रेशर आया? एक तो चाइना ने जो 6.5% की कमजोरी कल दिखाई थी, उससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स वैसे ही थोड़े से कमजोर हो गए थे। दूसरी दिक्कत की बात, अमेरिका में ट्रांसपोर्ट वर्टिकल जो है, जहां पे एयरलाइंस, रोडवेज, रेलवेज, ये तमाम कंपनी जो लिस्टेड है उस इंडेक्स के अंदर, उसमें लगातार कमजोरी है, और कल भी यहां पे कमजोरी थी, उससे और मूड बिगड़ा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परसों याद होगा आपको मजबूती आई थी क्योंकि संकेत आए थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि शायद यूरोपियन यूनियन के साथ सहमति जल्द होने वाली है। कल वहां पे एक धक्का लगता हुआ नजर आया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सरप्राइज है ग्रीस के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को लेकर, क्योंकि अभी भी सहमति कोई नहीं हुई और अभी भी समय लगने वाला है। तो वो दिक्कत की बात थी, वो एक धक्का था ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से। इंटरेस्टिंगली IMF की क्रिस्टीन लेगार्ड, जिनके साथ आपको याद होगा IMF को एक्चुअली बकाया पे करना है अगले फ्राइडे को ग्रीस को, उन्होंने ये तक कह दिया है कि ग्रीक एग्जिट अभी भी पॉसिबल है। अभी भी ग्रीस शायद यूरोपियन यूनियन के बाहर जाने की गुंजाइश वहां पे नजर आ रही है उनको। तो ये सब दिक्कतों की बात थी। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन से इस दिक्कतों की शुरुआत हुई थी, तो वहां के मार्केट भी सबड्यूड या कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। आज भी लेकिन ध्यान रखें, ग्रीस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो बातचीत डायलॉग है वो कंटिन्यू होगा फ्राइडे को भी, तो उस पर सबकी नजर रहने वाली है। ग्रीस के जो स्पोक्स पर्सन ऑफिशियल, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं संडे तक डील होती हुई नजर आएगी। तो अधर में लटकी हुई है, सबकी नजरें वहां पे ग्रीस को लेकर उस पर बनी हुई है। लेकिन एशिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कल हमने देखा था शांघाई 6.5% की कमजोरी के साथ गिरा था। आज भी शांघाई के मार्केट्स कमजोरी के साथ ही कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। 1% के आसपास का अतिरिक्त दबाव आता हुआ, तो अभी भी वो मार्केट संभले नहीं है। बाकी एशियाई पैक फ्लैटिश टू माइल्डली पॉजिटिव जोन में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और एजेक्ट निफ्टी दर्शा रहा है कि कल के जो एक्सपायरी के क्लोजिंग लेवल्स थे, उन्हीं के आसपास शायद आज मार्केट की शुरुआत होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। सबसे बड़ा सवाल जो लोग जानना चाहते हैं वो यही है कि चाइना में अगर कमजोरी होती है तो वापस पैसा भारत में आएगा क्या? वो जो ट्रेड है जो हो रहा था वो रिवर्स होगा? आपको क्या लगता है? वो तब होगा जब भारतीय बाजारों में आउट परफॉर्मेंस के संकेत आते हुए दिखें। सिर्फ फ्लोज के दम पर आप आउट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ अपने संकेत भी पॉजिटिव होना जरूरी है। और शायद अगर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती को फ्रंट लोड करे और 1/4% की जो उम्मीद बनी है उसके बजाय 0.5% काट दे और एग्रेसिव कट के संकेत दे, तो शायद फिर फ्लोज आपको यहाँ लौटते हुए दिखेंगे। लेकिन कल सुबह ही हम बात कर रहे थे कि कुछ फंड मैनेजर्स से जो हमारी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि चाइनीज बाजार ओवर हीटेड हो चुके हैं, यूफोरिया बन चुका है, किसी भी वक्त बड़े करेक्शन के लिए तैयार है। आप देखिए कल ही सेशन में इस तरह की 7% की तेज गिरावट आती हुई दिखी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में चाइनीज मार्केट का गिरना इंडियन मार्केट्स के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइना के बाजारों का असर आप दुनिया भर के बाजारों पर पड़ते हुए देखते हैं। ऐसा नहीं कि वहां के भारतीय बाजार गिरे दूसरे बाजारों पर असर न पड़े, चलता है। लेकिन चाइना के मार्केट इतने बड़े हो चुके हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर चाइनीज मार्केट और गिरावट दिखता है, जिस तरह से वहां पर सरकार लगातार टाइटनिंग कर रही है और जो यूफोरिया बना हुआ है उसे ठंडा करने की जो कोशिश कर रही है,
है वो आगे भी दिक्कत दे सकती है। तो चाइना अभी तक पूरी तरह से मुश्किल से बाहर निकला हो ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसे में हमारे लिए दो संकेत अहम है। पहला संकेत तो यह कि चाइना में इस तरह की कमजोरी रहती तो फिर मेटल शेयरों के लिए मुश्किल भरा वक्त और बढ़ेगा, और आपने देखा किस तरह से सारी मेटल कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आए और उसके बाद चाइना की टाइटनिंग और ज्यादा मुश्किल इनके लिए कर सकती है। तो मेटल शेयरों में इस वक्त ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए, यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत जो पॉजिटिव है वो ये कि चाइना के मार्केट के गिरने का कुछ असर आप क्रूड के गिरते हुए दामों में भी देखेंगे, वो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। तो चाइना के से जो संकेत आ रहे हैं डे टू डे बेसिस पर मार्केट वहां वोलेटाइल होंगे, वो 6% गिरेंगे, हम शायद 1% गिरे, लेकिन गिरावट तो होगी। लेकिन मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो फ्लोज थोड़े बेहतर होने की संभावना हमारे लिए बनती है, और दूसरा क्रूड के दाम कम होने की संभावना हमारे लिए बेहतर हो सकती है। तो ओवरऑल मिक्स संकेत है, लेकिन जहां तक आज के संकेतों का सवाल है, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए जो संकेत है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर कहे जा सकते हैं। कोई खास गिरावट अमेरिका में है नहीं, एशियाई बाजार चाइना को छोड़कर बाकी ब्रॉडली फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमारे लिए संकेत बुरे नहीं है और नहीं बहुत पॉजिटिव भी। लेकिन एफआईएस से संकेत खराब है। 793 करोड़ रुपीस की फिर से बिकवाली हुई है। डीआईएस नहीं हो तो फिर अनिल क्या हो? देखिए वो तो डीआईएस हैं जो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। पिछले 24-25 ट्रेडिंग सेशंस में कल वहां पर उन्होंने फिर खरीदारी करी है 683 करोड़ रुपीस की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चलिए मई में जो हुआ वो हुआ, अब क्या जून में भी यही सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, लेकिन एक बात तो कहनी होगी कि अगर मई की सीरीज में डेटा इतने खराब थे एफआईएस के, उसके बावजूद हम सीरीज पॉजिटिव नोट पर बंद करते हुए देख रहे हैं, तो बुरी बात नहीं है। इसका मतलब साफ है कि पहली बार बाजार में मई की सीरीज में यह संकेत मिला कि हम अपने डेटा पर भी रिलाई कर सकते हैं और हम अपनी ताकत को भी मानकर चल सकते हैं कि हमें बाजार होल्ड करने की कैपेसिटी है। ये डोमेस्टिक फंड्स ने पिछले महीने में करके दिखाया है। तो इस लिहाज से डोमेस्टिक फंड के डेटा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन एफआईएस की खरीदारी नहीं है तब तक आप में बड़ी उछाल का कॉन्फिडेंस नहीं आता। दिक्कत की बात वही है, ये क्रेडिट पूरी आपको डोमेस्टिक फंड्स को देनी पड़ेगी कि 8000 से लेकर 8500 तक की जो तेजी बनी थी पिछली सीरीज में, वो उन्हीं के डेटा के दम पर, उन्हीं के फ्लोज के दम पर बनी थी। कल के आंकड़ों को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो इस लिहाज से नहीं देना चाहता, एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन एक संकेत जो साफ तौर पर दिख रहा है जो कल के डेटा से पढ़ना चाहिए, 800 करोड़ के कैश मार्केट के बिकवाली का और 650 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली का। ये डेटा ये बता रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एफआईएस की सेलिंग बरकरार है। और इस सीरीज में देखिए हम जो स्टॉक फ्यूचर्स में शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज की, वो बेहद छोटे नोट पर कर रहे हैं, यानी कि लगभग 40% स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कम है इस सीरीज की शुरुआत में। इसका मतलब साफ है जो कमजोर ट्रेडर्स है जिनके पास स्टॉक फ्यूचर्स है वो एग्जिट हो चुके हैं बाजार से। ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली ये साफ बता रही है कि जिन स्टॉक्स में आप हैं और वहां पर अगर एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर है, खासतौर से नतीजों वाले स्टॉक्स जहां पर नंबर्स खराब आते हुए दिख रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत की बात है। दूसरा पॉजिटिव संकेत कल के डेटा में जो दिख रहा है वो ये कि 650 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे गए। हालांकि ये कह सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन का ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, खासतौर से तब जबकि बाजार का मूड पहले से नेगेटिव चल रहा था, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा भी नहीं है। 1300 करोड़ के जो इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे गए हैं वो अगली सीरीज में दोनों ही तरफ है, पुट में भी और कॉल में भी। तो एफआईएस ने कुछ अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट को कवर किया है और सामने ऑप्शंस खरीदकर अगली सीरीज के लिए हेजिंग करने की कोशिश की। तो ऐसा लग रहा है डेटा को देखकर कल के सेशन से एफआईएस भी कुछ हद तक वेट एंड वॉच वाले मूड में है, और शायद आज जब रिजल्ट सीजन खत्म होता हुआ नजर आएगा और 2 जून को जब पॉलिसी होगी उसके बाद शायद एफआईएस डायरेक्शन कॉल बाजार पर लेना पसंद करेंगे। लेकिन ये बताइए जो एफएनओ में अब तक पोजीशंस बनी हैं उससे क्या संकेत मिल रहा है? एक मोटा मोटी क्या रेंज रह सकती है बाजार के ऊपर की साइड और नीचे की साइड? पहला संकेत तो ये साफ है कि स्टॉक फ्यूचर्स पर बाजार काफी लाइट है। इस सीरीज में हम शुरुआत हल्के नोट पर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। जब आप पोजीशन ज्यादा ना हो तो गिरने का खतरा भी कम होता है। दूसरा ये बैंक निफ्टी में थोड़े से कल के सेशन में शॉर्ट्स आगे रोल ओवर होते हुए दिखे हैं और वैसे ही निफ्टी में भी होता हुआ दिखा है, लेकिन रोल ओवर्स बहुत एग्रेसिव नहीं हुए। निफ्टी में महज 67% के, बैंक निफ्टी में तो 63% के आसपास ही है। तो रोल ओवर्स ऐसा लग रहा है बहुत एग्रेसिवली नहीं हुए इस सीरीज में। अगली सीरीज मतलब हम जो शुरुआत कर रहे हैं जून की वो हल्के नोट पर करना है। पुट कॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल जोन में है, 0.95 पर हम पुट कॉल रेशियो की शुरुआत में देख रहे हैं जून सीरीज में, यानी कि बाजार ओवरबॉट तो किसी भी लिहाज से नहीं है। प्रीमियम नहीं है, 1 पॉइंट का डिस्काउंट है, ये इंटरेस्टिंग है। और ये डिस्काउंट इसलिए है कि कुछ डिविडेंड है जो आना है जून के महीने में कई दिग्गज कंपनियों में, निफ्टी में, तो उस लिहाज से डिविडेंड का एडजस्टमेंट है 20 से 25 पॉइंट का, जिसकी वजह से आपको निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट पर 1 पॉइंट के डिस्काउंट पर या यूं कह के फ्लैट दिख रहे हैं अगली सीरीज के लिए। अब जो सीरीज की रेंज की बात आप कर रहे हैं 8200 8800, ये रेंज वायदा कारोबार के आंकड़े सीरीज के पहले दिन दिखा रहे हैं जो जून सीरीज की होनी चाहिए। तो उस लिहाज से ये एक अच्छी बात है कि डाउन साइड रिस्क कम से कम बाजार बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं। यहां से 8200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 29 लाख शेयरों का, और अपसाइड में
इस मई की सीरीज में लगभग पूरी सीरीज में 8,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना रहा, खासतौर से सेकंड हाफ में। उसके मुकाबले में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 8,800 पर, यानी कि अपसाइड के लिए जून सीरीज में गुंजाइश बाजार ज्यादा देख रहा है और डाउन साइड रिस्क कम देख रहा है। कम से कम पहले दिन के आंकड़े तो ये बता रहे हैं। अब जहां तक आज के एक्शन का सवाल है, आज के लिए सबसे अहम लेवल जो है बाजार में ट्रेडर्स के लिए वो है 8,300 का। वो इसलिए कि 8,300 के लेवल पर कल के सेशन में देखिए पुट में 6 लाख शेयर जुड़े और कॉल्स में 4 लाख शेयर जुड़े। तो तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही तरह के ट्रेडर्स इस लेवल के ऊपर या नीचे बाजार को एक डायरेक्शनल कॉल के तौर पर ले जाने की कोशिश करेंगे और वो बाजार का डायरेक्शन फिर उस लिहाज से तय कर सकता है। लेकिन लोअर साइड पर थोड़े से पुट में एडिशन हुए, 8,300 8,400 के कॉल्स भी बेचे गए। तो ऐसा लग रहा है कि मामला लगभग बराबरी का दिख रहा है तेजी और मंदी करने वाले ट्रेडर्स में। कम से कम सीरीज की शुरुआत में ये दिख रहा है और ये कह सकते हैं कि शुरुआती सीरीज में आपको डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही। चलिए, तो बाजार की दिशा दरअसल 2 तारीख को ही तय हो पाएगी जब आरबीआई की पॉलिसी आएगी। देखना होगा किस तरह के ऐलान वहां पर होते हैं और उसके बाद दरअसल बाजार मूड बना पाएगा। लेकिन आज भी हमारे साथ कई खास मेहमान इस शो में जुड़ने वाले हैं। 9:30 बजे बाजार में कमाई के सुपरहिट मौके बताने के लिए हमारे साथ होंगे AQF एडवाइजर्स के नितिन रहेजा। इसके अलावा जून सीरीज में कहां आपको दाव लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, 9:40 पर हमारे साथ जुड़ेंगे वायदा बाजार के जाने माने जानकार आदित्य बिरला मनी के हेमंत शुक्ला। आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जीडीपी के आंकड़े आएंगे, हालांकि बाजार बंद होने के बाद आएंगे 5:30 बजे। माना जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर लगातार डीग्रोथ रह सकती है। सोमवार को जब भारतीय बाजार इन आंकड़ों के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो एक तरीका देखने का यह भी शायद हो सकता है कि कमजोर जीडीपी के आंकड़े हैं, महंगाई दर जो है वो काबू में है, तो ब्याज दरें घटनी चाहिए, 4.25% तो पक्के से घटनी चाहिए। अगर उससे कम हुई, अगर वो नहीं हुई तो बाजार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि 0.25% आप मानकर चलिए कि बाजार को होल्ड करने के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ाने के लिए जरूरी है। अगर 0.25% कट नहीं आया तो बाजार होल्ड भी हो पाएगा, ये भी मुश्किल होगा और उसके बाद 8,000 का स्तर भी खतरे में। हाँ, और दूसरी बात एक और, जो जीडीपी के आंकड़ों की बात आपने कही, वो एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में आज पढ़ रहा JP मॉर्गन की तरफ से। वो इस तिमाही की जीडीपी का अनुमान 6.5% लगा रहे हैं। अगर 6.5% जीडीपी का अनुमान है और 7.5% का पोल है, समझिए 6.5% के आसपास जीडीपी के आंकड़े आते हैं, तो इसके 2 इंपैक्ट होंगे। सोमवार सुबह आपको बाजार कमजोर दिखेगा, लेकिन इस जीडीपी के आंकड़े के दम पर और इन्फ्लेशन के आंकड़े के दम पर फिर रेट कट सर्टेन हो जाएगा कि आप फिर ये मानेंगे कि अब तो आरबीआई को ग्रोथ को देखते हुए और इन्फ्लेशन को देखते हुए रेट कट करना ही चाहिए और वो फ्रंट लोड हो। तो ऐसा लगता है कि अगर आप 0.5% का सरप्राइज दें तो वो ज्यादा बेहतर। तो मेरा पॉइंट यही था आपसे, मैं इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा था। अब देखिए, फिर आज का ट्रेडिंग सेशन बचता है, सोमवार का ट्रेडिंग सेशन बचता है, उसके बाद 2 तारीख को पॉलिसी है। बैंक निफ्टी में और रेट सेंसिटिव में तेजी करके एक रिस्क लेना चाहेंगे ट्रेडर्स के? अगर ट्रेड करना है तो पॉजिटिव साइड पर करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। 2 दिन से कह रहे हैं। हाँ, और लगता है कि अब से लेकर पॉलिसी तक शायद गिरावट बहुत आपको ज्यादा नहीं दिखे। उसमें सिर्फ एक ही कैवेट है, कैवेट है चाइना। क्योंकि चाइना को पढ़ना किसी के भी लिए मुश्किल काम है, क्योंकि कल हम अंदाजा लगा रहे थे कि चाइना की कमजोरी होगी, लेकिन हमें भी अंदाजा ये नहीं था कि 7% एक दिन में गिर जाएगा। तो चाइना के मार्केट कभी भी किसी भी तरफ सरप्राइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरेंगे ही, और आज भी देखिए वॉलेटाइल हैं एक्चुअली। सुबह ऊपर थे 1%, उसके बाद 1% नीचे थे और अब हम बात कर रहे हैं वापस से सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब प्रॉब्लम यह कि चाइनीज मार्केट किस तरह से ट्रेड करेंगे, किस तरह से वॉलेटाइल होंगे, किसी को पता नहीं। तो हम हमारे संकेतों पर बात करें, हमारे लिए संकेत क्या है? ग्लोबल मार्केट स्टेबल्स हैं। नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो थोड़े से नेगेटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ओएनजीसी जैसे दिग्गज जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स देते हुए दिखे, अच्छी एक्सपेक्टेशन के बाद नंबर्स खराब है तो कुछ रिएक्शन वहां पर आएगा। एफआईएस की तरफ से आंकड़े उतने दमदार नहीं है, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स हैं। पहला, कल के सेशन में यह मत भूलिए कि रुपए ने एक बेहतरीन रिकवरी दी है, 20 पैसा रिकवर होता हुआ दिखा है रुपया। तो कहीं कहीं एक संकेत मिल रहा है रुपया 64 के नीचे टिकने के लिए तैयार नहीं है, और ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो बहुत लाइटर नोट पर हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो यानी कि बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस ऐसी नहीं है जो पैनिक में कम होती हुई दिखे। उस लिहाज से मुझे लगता है आज के लिए जो लेवल अहम है, लोअर साइड पर 8,250 8,275, ये 25 पॉइंट की रेंज है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, इसके टूटने की संभावना कम है। और अगर कोई ग्लोबल संकेतों के चलते अगर कमजोरी इसके नीचे आ भी जाए तो फिर 8,200 आपके लिए बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आपके नीचे की रिस्क डिफाइंड है साफ तौर पर 100 पॉइंट के आसपास की निफ्टी पर।
अपसाइड कितनी बन सकती है? 8,375 अब मुश्किल भरा काम होता हुआ दिख रहा है। तो 8,375 के पार निकलकर आप टिकेंगे तो फिर आपके लिए एक तेजी की गुंजाइश अच्छी बनती हुई दिखेगी, कुछ शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, कुछ फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी। लेकिन उससे पहले जब आप शुरुआत सुस्त करेंगे तो जो मैंने कहा कि 8,300 का जो लेवल है वो एक टसल पॉइंट होगा बुल्स और बेयर्स दोनों के बीच में। दोनों कोशिश करेंगे 8,300 के नीचे या 8,300 के ऊपर बाजार को रखा जाए। तो मुझे लगता है शुरुआत में आप देखिए स्क्रीन किस तरह का ट्रेड दिखाती है। शुरुआती आधा एक घंटा देखिए, अगर 8,300 के ऊपर टिकता हुआ दिखे तो फिर एक बुलिश व्यू लेकर बाजार में आज पॉजिटिव ट्रेड करें। 8,300 के नीचे टिकता हुआ दिखे तो फिर आपको कमजोरी की तरफ का रुझान बनाना चाहिए। तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए बाजार में, लेकिन ये ट्रेडिंग रेंज है जो लोअर साइड पर 8,250, 8,275 और ऊपर की तरफ 8,375 जो आज के लिए सही साबित हो सकती है। चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टॉप ट्रेंड सीएनबीसी आवाज के कौन से शेयर हैं जहां पर आज आपको नजर जरूर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको दिख सकता है कमाई का बेहतरीन मौका। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। एसजीएस निफ्टी मामूली सी गिरावट के साथ इस समय काम कर रहा है, 7.5 अंक की यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। ढेर सारे स्टॉक से आज एक्शन में और अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का। हेमंत के अलावा हमारे साथ वरुण, सोनम, नियति और पूजा सब है हमारे साथ बताने के लिए उन शेयरों के बारे में जहां पर आज एक्शन जरूर होगा। शुरुआत सोनम आपके साथ। शुरुआत उन नतीजों के साथ करना चाहेंगे जो कल मार्केट आवर्स के बाद आए हैं। ओएनजीसी एचपीसीएल ने कल मार्केट आवर्स के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए थे। ओएनजीसी बेहद ही कमजोर तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। सब्सिडी बर्डन ना होने के बावजूद और रियलाइजेशन इतने स्ट्रांग होने के बावजूद कंपनी ने कमजोर नतीजे घोषित किए हैं। मुनाफे में 6,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, इसके बदले कंपनी ने सिर्फ 3,900 करोड़ का आंकड़ा दर्ज किया है, जहां पर मुनाफे में 19.5% की गिरावट दर्ज हो गई है। मार्जिन बेहद ही कमजोर है, 11,700 करोड़ के आंकड़े की एक्सपेक्टेशन थी, उसके बदले कंपनी ने सिर्फ 7,600 करोड़ का आंकड़ा घोषित किया है। मतलब मार्जिन पे एक बहुत बड़ा डेंट आया है। 35.2% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 43.1% के मुकाबले। वही एचपीसीएल के तिमाही नतीजे बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस मजबूत हुआ है, जहां पर कंपनी के आय में लगभग 31% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफे में यहां पर लगभग 50% की गिरावट दर्ज हुई है और मार्जिन 7.9% के दर्ज हुए हैं पिछले साल के 9.2% के मुकाबले। ये सारे आंकड़े हमारी उम्मीद से बेहतर है और कंपनी के जीआरएन भी इस तिमाही में बेहद ही मजबूत रहे। वही माइनिंग क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियां कोल इंडिया और एनएमडीसी ने भी कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए। सबसे पहले कोल इंडिया की बात करें तो जहां सारी मेटल और माइनिंग कंपनियों में दबाव देखने मिल रहा है, वहीं कोल इंडिया ने हमारे अनुमान या उससे कुछ बेहतर यहां नंबर डिलीवर किए। अगर आय में आप देखें तो 4% के आसपास की बढ़त देखने मिली, मार्जिन में भी करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने मिली। दरअसल कंपनी के जो ई ऑक्शन के अप्रूवल कंपनी को मिला था और कहीं ना कहीं वहां वॉल्यूम कुछ बढ़ते हुए नजर आए, उसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके लिए ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी के नंबर्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पे आपको कुछ दबाव जरूर देखने मिलेगा, कुछ डिक्लाइन वहां देखने मिला है। 4,434 करोड़ से घट के ये 4,238 करोड़ के आसपास आया है। दरअसल कंपनी के अदर इनकम में यहाँ गिरावट देखने मिली है। वहीं कंपनी के जो टैक्स एक्सपेंस है उसमें 11% के आसपास की बढ़त देखने मिली है और इसी के कारण कंपनी का जो मुनाफा का नंबर है वो कुछ दबाव में आपको देखने मिल रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी के नंबर काफी बेहतर है। वहीं एनएमडीसी की अगर बात करें तो इसके नंबर्स काफी कमजोर यहाँ नजर आ रहे हैं। कंपनी ने जो आयरन ओर की कीमतों में कटौती की थी उसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ रहा है और इसके लिए आय में अगर आप देखें तो 27% की गिरावट देखने मिली है। मार्जिन तो 63.57% से गिर के 50% के आसपास आ गए, यानी करीब 13% के आसपास मार्जिन में डिक्लाइन देखने मिला है और प्रॉफिट में भी करीब 31% के आसपास का डिक्लाइन देखने मिला है। तो एनएमडीसी से काफी कमजोर नतीजे देखने मिले हैं। सन फार्मा, सिप्ला, महिंद्रा आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे तो तीनों काउंटर्स आपके रडार पे होना चाहिए। सबसे पहले सन फार्मा के नतीजे बहुत ही खास रहेंगे क्योंकि पहली बार सन फार्मा रैनबैक्सी अपने कंसोलिडेटेड एंटिटी के नंबर्स डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। काफी सरप्राइज फैक्टर होगा यहाँ पे। आय में 16% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है। मार्जिन 33.2% के आ सकते हैं पिछले साल की 29.9% के मुकाबले और इसी मार्जिन पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है क्योंकि टैरो हो, सन फार्मा हो और यहाँ पर रैनबैक्सी हो, तीनों बहुत ही अलग ट्रैजेक्टरी पर मार्जिन डिलीवर करते हैं और इसकी वजह से मार्जिन पर खास नजर रहने वाली है। और साथ ही टैरो ने क्योंकि बेहतरीन नतीजे घोषित किए थे तो सन फार्मा को इसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। रैनबैक्सी के केस में इंडिया और यूएस के अलावा जो ज्योग्राफीज है वो करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसी की वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा दबाव बन सकता है। सिप्ला के केस में स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है जहां पर एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन से इस बार कंपनी को मदद मिलेगी। जहां पर पिछले तिमाही में 5% की गिरावट दर्ज हुई थी वहां पर इस बार 15 से 20% का ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि कंपनी के एक्सपोर्ट में कुछ
सप्लाई बढ़ गए हैं और इसका मदद कंपनी के मार्जिन को भी मिलेगी। लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस में अगर कंपनी इसको नहीं दिखाती है नंबर्स को, तो यहाँ पर थोड़े से उम्मीद से कमजोर आंकड़े आ सकते हैं। महिंद्रा से डेफिनेटली बेहद ही कमजोर आंकड़ों की उम्मीद है। कंपनी के वॉल्यूम्स बेहद ही कमजोर है। ऑटो या फिर ट्रैक्टर वॉल्यूम्स बेहद ही कमजोर रहे, खास करके ट्रैक्टर का जो शेयर है टोटल वॉल्यूम्स में वो कमजोर हुआ है और इसके कारण कंपनी के मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि खराब प्रोडक्ट मिक्स का असर मार्जिन्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सो ओवरऑल महिंद्रा से कमजोर आंकड़े की उम्मीद है। मुनाफे में 40% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान है, तो मार्जिन्स बेहद ही फ्लैट रहेंगे साल के साथ। दो और कंपनी आज हमारे रडार पे है। खराब नतीजे उन्होंने पेश किए स्पाइस जेट और क्रॉम्पटन भी। स्पाइस जेट की पहले बात करेंगे। हेडलाइंस आपको दिखाएंगे कि 7 तिमाही बाद एक क्वार्टर में मुनाफा आया है इस कंपनी का, मगर ध्यान देने बात यह है कि इसका एक्सेप्शनल गेन है 61.4 करोड़ का और अन्य आय भी 58 करोड़ से बढ़ के 91 या 92 करोड़ के आसपास बढ़ गई है। तो बेहद खराब नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। एक्सेप्शनल गेन के दम पर इनका मुनाफा यहाँ पे दिख रहा है। क्रॉम्पटन रीज एक और खराब तिमाही इन्होंने पेश की है। पावर सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स का कारोबार काफी खराब प्रदर्शन इन्होंने किया है। 200 करोड़ का इनको एक लॉस आया है, जिसमें 177 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस शामिल है। साथ साथ में एबिटा और मार्जिन भी इनके काफी ज्यादा खराब है। 1.1% का एक डाउनफॉल देखने को मिला है एबिटा मार्जिन में। वोकाट फार्मा और बिंदु फार्मा दोनों कंपनीज अपने तिमाही नतीजे घोषित कर दिए हैं। वोकाट के नंबर्स थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मुनाफे में लगभग 50% की गिरावट दर्ज हुई है। आय में सिर्फ 4% की बढ़ोतरी और कंपनी के R&D एक्सपेंसेस भारी तौर से बढ़ गए हैं, जो 13.7% पर आ गए हैं सेल्स के मुकाबले। और यहाँ पर कंपनी के मार्जिन 12.6% के हैं, पिछले साल के 11.7% के मुकाबले। इन सबड्यूड नंबर्स पर शायद आज स्टॉक थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और बिंदु फार्मा के नंबर्स उम्मीद के मुताबिक ही है, जहां पर एक हाई बेस के कारण नंबर्स में गिरावट की उम्मीद रखी जा रही थी, तो एक हाई बेस का इफेक्ट पड़ता हुआ फिर से आय में लगभग 35% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मुनाफे में 20% की गिरावट दर्ज हुई है, मार्जिन 20.7% के, पिछले साल के 32% के मुकाबले। अब बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक के नतीजे की। यहाँ पर काफी खराब नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल के करीब 34 करोड़ के लॉस के सामने इस बार कंपनी ने 260 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट किया है। एनआई के नंबर्स भी फ्लैट है और एसेट क्वालिटी की बात करें तो थोड़ी कमी जरूर हुई है यहाँ पर एनपी के लेवल्स में, लेकिन अभी भी 7% के एलिवेटेड लेवल्स पर ही एनपीए का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर खराब नतीजे धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से। निफ्टी और एफएनओ के काउंटर्स पे आज नजर होनी चाहिए। आज बड़े इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स हैं। यहाँ पे पॉश ऐड हो रहा है, ऑटो मेजर कंपोनेंट और आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फर्म यहाँ से डिलीट होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे आपको एक दबाव देखने को मिल सकता है। एनएससी एफएनओ एडिशंस में 14 नए स्टॉक्स यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें सीएट, बजाज फाइनेंस, हमारा राजा, डीएचएफएल, पिडीलाइट, पेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स शामिल हैं। इसके अलावा MSCI इंडिया की जो रीबैलेंसिंग हो रही है उसमें 8 कंपनियां हैं जो शामिल हो रही हैं। उसमें ल्यूपिन, यूपीएल, भारती इंफ्राटेल, इसके अलावा आयशर मोटर, भारत फोर्ज, कंटेनर कॉर्प और मारिको जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। श्री सीमेंट एक और स्टॉक है जो दरअसल शामिल हो रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये रिमूव होगा। आपको बता दूं आज बाजार बंद होने के बाद से यहाँ पर सोमवार से इसमें ये चेंजेस होते हुए दिखेंगे, लेकिन एक्शन देखने को मिल सकता है आज इन तमाम शेयरों में, क्योंकि आज आखिरी कुछ मिनटों में हम देखते हैं जनरली इन स्टॉक्स में एक एक्शन देखा जाता है। भारतीय एयरटेल होगा अगला काउंटर। यहाँ डीओटी के एक रेगुलेटरी नियम को पूरा करने के लिए वोडाफोन ने भारतीय एयरटेल में अपना 4.2% हिस्सा 1280 करोड़ रुपए में भारतीय एंटरप्राइजेस को बेच दिया है। यह हिस्सा अपनी एक सब्सिडरी के जरिए बेचा। और सबसे आखिरी में कोटक महिंद्रा बैंक आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि इस बैंक ने दरअसल अपने एफआईआई लिमिट को 55% तक बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी और इस अर्जी को एफआईपीबी ने दरअसल खारिज कर दिया है। अगले हफ्ते एक बैठक होने वाली है जहां इस पे पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा टोरेंट फार्मा, हैथवे और सिंजिन जो कि बायोकॉम का एक अनलिस्टेड आर्म है, इनके एफडीआई प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये कंपनियां भी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं आज एक्शन में और इन सारे स्टॉक्स पर एक्शन के लिए आपके लिए तैयार करेंगे हम रणनीति एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। हमारे साथ जुड़ेगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ होंगे चंदन तापड़िया, राकेश बंसल और विजय चोपड़ा। आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वायदा कारोबार की रणनीति हमें बताने के लिए आनंद राठी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट चंदन तापड़िया और तकनीकी राय देने के लिए आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल हमारे साथ हैं इस वक्त दिल्ली से। आप दोनों का स्वागत है जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। चंदन, जून सीरीज की शुरुआत, पहले तो ये बताएं कि जो एक्सपायरी हुई है 8,300 के थोड़ा ऊपर,
उसे किस तरह से देखते हैं और क्या इस लिहाज से जून सीरीज के लिए कुछ बेहतर संकेत हैं? क्या रेंज जून सीरीज के लिए आपको निफ्टी पर नजर आ रही है डेटा के बेसिस पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो लास्ट सीरीज है वो कंटिन्यू 3 नेगेटिव सीरीज के बाद में पॉजिटिव क्लोज दे रही है। फेब, मार्च और अप्रैल तीनों सीरीज नेगेटिव थी और मई सीरीज है एक कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। इस सीरीज में काफी वोलेटाइल मूव देखने को मिले थे, क्योंकि एक बार जो इंडिया वीएक्स है वो 21.9 के आसपास चला गया था, जो 3 महीने के हाई पे था। बट इस सीरीज में देखें, बाजार ने 81 के आसपास से स्टार्टिंग की थी, ऊपर में 8490 तक के लेवल टेस्ट किए, नीचे में 8000 तक लेवल टेस्ट किए और वापिस है वो जो इन बिटवीन रेंज है 8320 वहां पे क्लोज हुआ। तो ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट था बाजार में, बट उसके बावजूद भी अपने आप को होल्ड करने में कामयाब रहा। नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। बैंक निफ्टी है उसमें भी यहाँ पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। तो मेरा ये मानना है कि बाजार है वो पिछले 4 सीरीज के करेक्शन के बाद में अब थोड़ा सा लाइट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अपसाइड में एक्शन नहीं आ रहा, बट मेरा मानना है यदि 83, 40, 50 के लेवल को होल्ड कर जाता है तो वापस 8500 तक के मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लास्ट सीरीज में देखें, बाजार की जो मेजर ट्रेडिंग रेंज थी वो 8000 से 8500 की थी और इस सीरीज में भी ऑप्शन के डेटा पे नजर डालें तो सबसे ज्यादा पुट है वो 8200 और फिर 8000 की स्ट्राइक पे, वहीं सबसे ज्यादा कॉल है वो 8800 और 8500 की स्ट्राइक पे। तो इमीडिएट बेसिस पे आने वाले कुछ दिनों में बाजार है वो 8200 से 8500 की रेंज की तरफ इशारा कर रहा है। और इमीडिएट ट्रेडिंग लेवल के हिसाब से देखें तो मई सीरीज में बाजार 15 दिन तक, स्टार्टिंग के 15 दिन तक 83, 40, 50 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा था और जैसे ही उस लेवल को निकाला बाजार ने 8490 तक के मूवमेंट देखे थे और वापस अभी पिछले 2 दिनों से उसी लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो 83, 40, 50 एक मेजर क्रूशियल लेवल है। यदि बाजार 1-2 दिन में इस लेवल के ऊपर होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से वापस 8500 तक का अटेम्प्ट कर सकता है। रोल ओवर की डेटा की बात करें, इस बार काफी कम रोल ओवर देखने को मिले। पिछले 6 महीने के जो एवरेज रोल ओवर है उसे कम रोल ओवर देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 67-68% के रोल ओवर देखने को मिले, जो पिछली सीरीज के थोड़ा सा नीचे है। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड 30% रोल ओवर कम देखने को मिले। कम रोल ओवर का जो कारण है वो ये है कि एफआईज का आउटफ्लो इस सीरीज में देखने को मिला था। ग्लोबल कंसर्न काफी था, वोलेटिलिटी है वो 21.90 के आसपास चली गई थी और कॉर्पोरेट जो रिजल्ट थे वो मिक्स सेट ऑफ नंबर थे। तो उन सब वजह से बाजार में यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज और ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिले थे। अब मेरा मानना है कि अब बाजार जो रिसेंट बॉटम बने हैं वो एक बार के लिए बॉटम का काम करेंगे और 8350 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो बाजार वापस 8500 तक का अटेम्प्ट बना सकता है। एफआईएस डेटा मिसिंग था, अब एफआईएस फ्लो आएगा तभी बाजार में नेक्स्ट मोमेंटम स्टार्ट होगा। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बाजार में जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफी हल्का है, तो बाजार को चलने में भी यहाँ पे यदि चलना चाहिए तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे स्कोप मिल सकता है, क्योंकि काफी कम ट्रेडर्स है यहाँ पे पोजीशन को रोल कर रहे हैं। और बाजार के लिए अब जो नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा वो आरबीआई पॉलिसी और या यूएस फीड का मीट रहेगा, वो बाजार के लिए आगे आने वाले दिनों में ट्रिगर रहेगा। बिल्कुल। राकेश शाह, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, यहाँ से लेकर अगर किसी को छोटी ट्रेड करना हो, 2 तारीख से पहले तक का व्यू हो तो क्या व्यू होना चाहिए इस सीरीज में? गुड मॉर्निंग हेमंत, ये कहना बड़ा मुश्किल है। निफ्टी एक रेंज में है और आप देखें तो काफी समय से, लगभग पिछले 1 महीने से मार्केट में कोई बड़ा डिसिसिव मूव नहीं आया है। जब लगता है कि मार्केट में एक बड़ी मंदी आएगी, वहीं से कहीं मार्केट निफ्टी एक सपोर्ट लेता है, एक रैली देखने को मिलती है। जब अभी निफ्टी 8490 के अराउंड गया था तब ऐसा लग रहा था एक ब्रेकआउट हुआ है, शायद रैली एक्सटेंड होगी और वहीं से करेक्शन देखने को मिला। नीचे में देखें तो 8270 एक नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इन्हीं लेवल्स के आसपास कल निफ्टी ने एक लो लगाया था। ऊपर में 8370 एक रेजिस्टेंस है। मार्केट इस रेंज के अंदर है। अगर क्रेडिट पॉलिसी से पहले किसी भी डायरेक्शन में अगर नीचे में 8270 के लेवल्स टूटते हैं क्रेडिट पॉलिसी से पहले, तो मेरा ऐसा मानना है मंदी की पोजीशन लेनी चाहिए। 8370 के लेवल्स टूटते हैं तो तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए। अदरवाइज मार्केट इस रेंज में स्टक है। मेरा ऐसा मानना है जब इस रेंज से निफ्टी बाहर निकले उसी डायरेक्शन में पोजीशन लेनी चाहिए। ओके, तो रेंज बाउंड ट्रेड 8270 के नीचे होगी तेजी, 8275 के ऊपर, 8270 के नीचे मंदी, 8275 के ऊपर तेजी। लेकिन इस वक्त एसएक्स निफ्टी पर कमजोरी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1/4% का नुकसान, 8300 के आसपास शुरुआत होने के संकेत। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए बाजार की हेडलाइंस और साथ ही वो बड़े सवाल जहां पर आज आपकी होनी चाहिए नजर।
और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस संकट से अमेरिकी बाजारों में दबाव, 0.25% तक की गिरावट। एशियाई बाजारों में सुस्ती और एलसीएक्स निफ्टी में 1.25% की गिरावट। चौथी तिमाही में ओएनजीसी ने किया निराश। ओएनजीसी का मुनाफा 20% लुढ़का। कोल इंडिया की आय भी घटी, लेकिन मुनाफा उम्मीद से बेहतर। आज आएंगे दिग्गज कंपनियों के नतीजे। सन फार्मा, सिप्ला और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आज। सन फार्मा का मुनाफा 16% बढ़ने की उम्मीद, मगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा 43% घटने की आशंका। आज शाम आएंगे चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े। ग्रोथ 7.5% से घटकर रह सकती है 7.2%। और वोडाफोन ने भारतीय एयरटेल में अपना हिस्सा बेचा। 4.2% हिस्सेदारी $20 करोड़ में बेची। लेकिन जून सीरीज की शुरुआत के पहले दिन और हफ्ते के आखिरी दिन बाजार के सामने आज कौन से हैं बड़े सवाल जो आपके लिए जानना और समझना जरूरी है? बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत। बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि जून सीरीज दरअसल कैसी रह सकती है, और काफी सारे बड़े इवेंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे जून सीरीज का हश्र क्या होता है। आरबीआई 2 तारीख को पॉलिसी लेकर आएगा, उसके बाद एफओएमसी की बैठक में क्या निकल कर आता है, ब्याज दरें बढ़ने के क्या संकेत वहां से मिलते हैं बाजार को, और उसके बाद मॉनसून की चाल कैसी रह सकती है। ये मोटा मोटी 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो जून सीरीज के दिशा को दरअसल ड्राइव करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्योंकि यही है कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या होगा और उससे पहले ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए। और दरअसल एक बड़ा क्यू उससे मिलने वाला है आज शाम को 5:30 बजे जब जीडीपी का आंकड़ा निकल कर आएगा। जीडीपी का आंकड़ा अगर कमजोर आता है तो बाजार ये मानकर चलेगा कि शायद ब्याज दरों में कटौती होगी और कुछ ज्यादा भी हो सकती है। तो ये एक बड़ा क्यू है जो आज बाजार लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ये क्योंकि बाजार बंद होने के बाद आएगा तो सोमवार को इसके ऊपर भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, रेट सेंसिटिव में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ट्रेडर्स ये भी जानना चाहते हैं कि एफआईआई की बिकवाली दरअसल इस सीरीज में थमेगी या नहीं। हालांकि पिछली सीरीज में जो कल जिसका अंत हुआ है उसमें हमने देखा है डीआईआईज ने ही खरीदारी करी है, जिसके दम पर हमने देखा बाजार संभले थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एफआईआई की खरीदारी भारतीय बाजारों में लौट कर आएगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना का ट्रेड अगर रिवर्स होता है तो हो सकता है कि ये बाइंग देखने को मिले। एक अच्छी रैली चाइना में देखने को मिली और कल से हम देख रहे हैं वहां पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ। इसके अलावा ओएनजीसी के खराब नतीजों के बाद आज ओएनजीसी का शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है। एक्सपेक्टेशंस काफी थी कि एक अच्छे नंबर्स पेश करेंगे, लेकिन बाजार बंद होने के बाद कमजोरी भरे नंबर्स पेश हुए हैं। एमएनएम, सन फार्मा, सिप्ला और दर्जनों एफएनओ कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। अर्निंग सीजन का आखिरी ट्रेडिंग दिन है, हालांकि शनिवार को भी काफी सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि ये 3 दिग्गज आज किस तरह से नंबर्स पेश करते हैं। बिल्कुल, तो रिजल्ट्स के लिहाज से एक्शन आज जबरदस्त रहने वाला है। ऐसे ही एक दिग्गज के रिजल्ट पर फोकस करेंगे और वो होगा ओएनजीसी। बात करेंगे ओएनजीसी के मैनेजमेंट से और लेंगे राय इस शेयर की चाल पर हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब वक्त है बोर्ड रूम का और हमारे साथ हैं ओएनजीसी का टॉप मैनेजमेंट। चौथी तिमाही में ओएनजीसी के नतीजे कमजोर रहे। मुनाफा 4,000 करोड़ रुपए से कम रहा, जबकि हमारा अंदाजा था 6,000 करोड़ का। आय भी 21,000 करोड़ रुपए के आसपास रही है। इबिडा मार्जिन घटे हैं, 35% के आसपास रह गए और नतीजे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी डीके सराफ साहब। सराफ साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। चौथी तिमाही में अंडर रिकवरी नहीं होने के बावजूद नतीजे खराब दिख रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि अंडर रिकवरी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर हम 2014-15 के पूरे 12 महीनों को देखें तो पहले 9 महीने में काफी अंडर रिकवरीज थी और हमने ये कंसर्न गवर्नमेंट को भी बताया था। और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने लास्ट तिमाही में कोई भी अंडर रिकवरीज हमको शेयर करने के लिए नहीं बोला, तो उससे कुछ मदद मिली। लेकिन पहले अंडर रिकवरीज काफी हो चुकी थी।
लेकिन इसमें एक चीज और भी हुई, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड की, बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, डीजल नाफ्ता जिसमें आता है, उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी कम रही और हम एक बहुत बड़ी मात्रा क्रूड ऑयल की और डीजल की, एलपीजी की और नाफ्ता की उड़ान और हाजिरा से बनाते हैं, तो उसकी प्राइसेस हमको काफ़ी कम मिली, तो जिसका काफ़ी नेगेटिव योगदान रहा हमारे लोअर प्रॉफिट्स में। इसके अलावा कुछ एक्सप्लोरेशन वेल्स हमको राइट ऑफ करने पड़े, उसमें कुछ वेल काफ़ी हाई कॉस्ट के भी थे, तो उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा हमारे लोअर प्रॉफिट्स के प्रति। बिल्कुल सराज साहब, चलिए अब तो आपको सब्सिडी शेयरिंग से राहत मिल गई है, तो FY16 की पहली तिमाही के नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये बताइए। पहली तिमाही के नतीजे मैं समझता हूं कि अच्छे रहेंगे, क्योंकि सब्सिडी बर्डन हमारा बहुत कम रहेगा, क्योंकि $60 तो हमको मिलने की कम से कम उम्मीद है, और 60 से ऊपर भी जो मिलेगा, जो इंटरनेशनल प्राइस होंगी, उसमें हमको कुछ और भी मतलब 15% मिलेगा। तो मैं समझता हूँ, और प्रोडक्शन भी हमारी काफ़ी बड़ी है पिछले साल के मुकाबले, तो मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छे नतीजे की उम्मीद हमको करनी चाहिए। और सराफ साहब ये बताएं कि फिर इस साल के लिए आपका प्रोडक्शन पर क्या आउटलुक है? क्रूड की जो प्रोडक्शन है हमारी 26 मिलियन टन की रहेगी, ऐसी हमको उम्मीद है, और ये एज पर दी MOU जो कि हमने भारत सरकार के साथ किया है, उसमें भी ऐसा लिखा गया है। बिल्कुल, शुक्रिया सराफ साहब आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर आज अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है चंदन, राकेश और विजय चोपड़ा। विजय जी, राय आपसे लेना चाहता हूं। ONGC नंबर्स उम्मीद से कमजोर रहे हैं, 6000 करोड़ का अंदाजा था और लोग मार्केट में अंदाजा लगाकर भी बैठे थे कि शायद नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। क्या लगता है आपको, क्या स्टॉक पर एक अच्छा करेक्शन आज देखने को मिल सकता है? कैसे ट्रेड करेंगे आप ONGC को? देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक नीजक रिएक्शन जरूर आएगा। पोस्ट रिजल्ट्स हमने मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स आते रहे हैं, खराब रिजल्ट्स आए हैं, हमने नीजक रिएक्शन जरूर देखा है। बट नो डाउट आने वाली तिमाहियों के लिए मैं कहूंगा कि एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है। एक बार करेक्शन हो जाता है, पॉसिबली यहाँ से हो सकता है कि हम 10% तक का करेक्शन देखें स्टॉक में, मगर आने वाली तिमाहियों के लिए नो डाउट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, उनका सब्सिडी बर्डन हट गया है और प्रोडक्शन भी उनका बढ़ने का चांसेस अच्छे लग रहे हैं, तो इसके चलते हुए मुझे लगता है आगे के लिए बॉटम फिशिंग की जा सकती है स्टॉक में। राइट, चलिए, तो एक नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। इस शेयर पर सबकी नजर आज जरूर बनी रहेगी, लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर बनाकर रखना चाहिए, सब बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ चंदन तापड़िया, राकेश बंसल और विजय चोपड़ा जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले हम ONGC के फंडामेंटल्स पर बात कर रहे थे और एक नीजक रिएक्शन की बात यहाँ पर विजय ने करी। राकेश, बताइए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ट्रेडर्स को जहां पर आज नजर बनाकर रखनी चाहिए? अगर 5-7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है तो किन लेवल्स पर यहाँ पर आज नजर होनी चाहिए? देखिए हेमंत, सबसे इम्पोर्टेंट है ONGC में कोई रैली नहीं आई थी कि कोई ट्रेडर्स की पोजीशन हो तो जिसमें कोई फंसता हुआ दिखे, बट स्ट्रक्चर पहले से ही स्टॉक का खराब है और स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। निचले स्तरों पर मेरा ऐसा मानना है, जैसे भी आपने भी बताया, 4 से 5% की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। नीचे में 304-305 एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तब काफी टेक्निकली स्टॉक के अंदर दिक्कत होगी। अदरवाइज एज ऑफ नो ऐसा लगता है कि जो 304 से 305 का बैरियर है वो काफी स्ट्रांग नीचे में सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करेगा, अगर ये सपोर्ट टूटता है तब ONGC के लिए काफी दिक्कत होगी प्राइस वाइज। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर ONGC पर। लेकिन और स्टॉक्स जो एक्शन में नतीजों के दम पर, कोल इंडिया, ये बताएं विजय की कोल इंडिया पर क्या राय है? यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर दिख रही, नंबर्स उम्मीद से बेहतर है, क्या खरीदारी का मौका अब भी बचा है कोल इंडिया में?
देखिए, हमने ये देखा कि 400 के लगभग जब भी कोल इंडिया जाता है वहां पर कहीं ना कहीं एक मेजर रेजिस्टेंस देखता है, मगर मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के चलते हुए 400-410 का स्तर निश्चित रूप से देखा जा सकता है। तो कुछ ट्रेडर्स हों तो उसमें ट्रेडर्स फायदा उठा सकते हैं इस मूवमेंट का, मगर अगेन जब भी हमने देखा लिस्टिंग के टाइम से लेकर अभी तक कि 400 के ऊपर उसको सस्टेन करना कोल इंडिया को कहीं ना कहीं बड़ी कठिनाई होती है। तो रिजल्ट्स के चलते हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले, स्टॉक में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिले। लेकिन सबसे अच्छे नंबर्स किसी पीएसयू ने अगर पेश किए हैं तो वो एचपीसीएल ने पेश किए हैं। आप देखिए 325 करोड़ रुपए के घाटे के सामने 2162 करोड़ रुपए का मुनाफा। पिछले 40 सालों के इतिहास में सबसे अच्छे नंबर्स मुनाफे के ये दिखे हैं। और जीआरएम्स भी देखिए $4.66 से बढ़कर $7.47 हैं। हर फ्रंट पर ये नंबर्स काफी अच्छे हैं। कई दिग्गजों ने यहाँ पर खरीदारी भी की हुई है। ये बताइए आज कितनी तेजी की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या व्यू है? क्या आगे भी चलकर यही अपेक्षा करनी चाहिए कि FY16 का साल भी अच्छा रहेगा क्योंकि डीकंट्रोल हो चुके हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस? देखिए, OMCs अपने पास्ट जितनी भी समस्याएं हैं मुझे लगता है उससे काफी हद तक उबर गए हैं और उबर जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि जब डीकंट्रोल हुआ तो उनके सारे के सारी जो समस्याएं थी सब्सिडीज को लेके और अंडर रिकवरीज को लेके, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती थी, बैलेंस शीट्स काफी खराब होती थी। तो जिस तरह के रिजल्ट्स एचपीसीएल ने पोस्ट किए मुझे लगता है कि जितनी भी OMCs हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आने वाली तिमाहियां बहुत अच्छी लगती हैं हेमंत। और मुझे लगता है कि जो इस पे जो रिएक्शन होगा वो हो सकता है कि 3 से 4% की बढ़ोतरी आज ही हम देखें स्टॉक में। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर एचपीसीएल में खरीदारी की बेहतरीन नंबर्स के बाद। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। SGX निफ्टी मामूली कमजोरी के साथ रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर, जहां पर कल 20 पैसे की हुई मजबूती। लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।